सभी स्टूडेंट आ जाइए जल्दी से। आप लोग का तो फिर बढ़ गया क्लास। दिखाई दे रहा ना? ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोग के पास? जी ठीक है। चलिए ठीक है। कल कहाँ तक हो गया था क्लास? यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक हो गई थी क्लास। वहाँ तक समझ में आया था ना सबको? कहीं पे दिक्कत नहीं हुई थी? हेलो, बताइए कहीं पे दिक्कत नहीं ना हुआ था? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। आज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, देखिए पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो को म्यू से, ठीक है, म्यू और 1/m से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, क्या चीज? पॉइजन रेशियो को म्यू और 1/m से इंडिकेट किया जाता है। ओके, अच्छा बताइएगा, मैं जो लिख रहे हैं वो दिखाई आप लोग को दे रहा है? मैम क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए पॉइजन रेशियो क्या होता है। एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से कर देते हैं, इंक्लाइड कर देते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड बोर्ड अच्छा क्लीन दिखाई दे रहा है ना? क्या क्या स्टार्टिंग में थोड़ा बोर्ड पे पढ़ा रहा है ना, तो बोर्ड पे क्या आवाज दिख रहा है ना? यहाँ तक दिख रहा है ना? क्या हुआ? कैमरा हिल गया? चलिए अब देखिए, अब ठीक है ना? चलिए ठीक, ओके। कल से और हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। कल तो संडे है। देखिए ध्यान दीजिए, पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो का एक चीज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन, पढ़ाया था ना कल? लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। क्या होता है? पॉइजन रेशियो होता है वो लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन होता है। क्या? कैमरा ठीक नहीं आ रहा? क्या ठीक नहीं आ रहा? क्लियर है? ये तो सब स्टूडेंट को लेकर के चलना है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे लैटरल स्ट्रेन में क्या होता था? लैटरल स्ट्रेन में होता था, जो आप लोग को पीडीएफ दिए थे ना, पीडीएफ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ा सा फोल्ड हो गया था। दोनों में पीडीएफ जो लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन था ना, उसमें दोनों में सेम था। लेकिन आप लोग का कल इमेज में दिए था, आप लोग का सुधार दिए थे इमेज में, देखे थे आप लोग? देखिए लैटरल स्ट्रेन में क्या होता था? लैटरल स्ट्रेन में होता था
कंप्रेसिव फोर्स लगा देते हैं, फिर ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण क्या होता था, देखिए इसमें क्या होता था, चेंज इन लेंथ में क्या होता था, डिक्रीज होता था। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ है, ये जो था ओरिजिनल लेंथ था ये, उसमें क्या होता था, डिक्रीज होता था। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको माइनस हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। ओरिजिनल लेंथ यहाँ तक था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर ये जो ओरिजिनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेरा ओरिजिनल बॉडी है, ठीक है। बॉडी का लेंथ है यहाँ से लेकर के इस स्थान से इस स्थान तक, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन में जब कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण क्या होता था, इसमें जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ में क्या होता था, डिक्रीज होता था। और वेट और थिकनेस में क्या होता था, यहाँ पे थिकनेस नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें वेट दिखाई देता है, यहाँ से लेकर के इस यहाँ तक, ठीक है। इसको बी बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट इसमें क्या है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पे डेल्टा बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। हेलो, आवाज आ रही है? लिखिएगा ध्यान दीजिए, इसमें क्या फॉर्मूला लिखा है, चेंज इन हीट टू द ओरिजिनल हीट, या चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस, ये लिखा है लैटरल स्ट्रेन में। ध्यान दीजिए, लिखा ना, इप्सिलॉन या इप्सिलॉन एस भी बोल सकते हैं। लैटरल स्ट्रेन, देखिए लैटरल स्ट्रेन और ऑफ चेंज इन विड्थ टू द चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ, या चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये समझ में थोड़ा सा, इसके लिए हम ज्यादा प्रेशर कह रहा है, चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ, ठीक है, या चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस होता है, ठीक है। लेकिन यही हमको क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन, देखिए ध्यान दीजिए, लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है, देखिए लीनियर स्ट्रेन का फिगर थोड़ा सा यहाँ पे, लेंथ है ये, इसमें क्या होता था, लेंथ में इंक्रीज हो जाता था, डेल्टा एल इंक्रीज हो रहा था, इधर पे डेल्टा एल बाई 2 बोल सकते हैं, डेल्टा एल बाई 2 हमको इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें जो विड्थ है, ये विड्थ हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस विड्थ में क्या होता था, डिक्रीज होता था ना। जैसे ध्यान दीजिए, ओरिजिनल विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन विड्थ में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग हो जा रहा है, डिक्रीजमेंट हो जा रहा है, वेट में डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, लीनियर स्ट्रेन में क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन में टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगने के कारण क्या होता है, इसमें लेंथ में इंक्रीज होता है, लेंथ में इसका इंक्रीज होता है, और वेट और थिकनेस में क्या होता है, इसका डिक्रीज होता है, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला लिखा है, लीनियर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला लिखा जाता है, वो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, हमको ये फिगर हम डाल देते हैं, ठीक है। इसको से हमको ये आप लोगों को समझाना था, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ये समझाना था कि जो लैटरल स्ट्रेन होता है, लैटरल स्ट्रेन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ, ठीक है, या चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ से हम इसको लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आ रहा समझ में, रिस्पॉन्स दीजिए, दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रही है आप लोग के पास, सभी के पास समझ में आ रहा है?
हेलो, समझ में आ रहा है ना सभी को? दिखाई दे रहा है? क्या रिस्पॉन्स? ठीक है ना? तो ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, पॉइजन रेशियो में क्या होता है? पॉइजन रेशियो में होता है लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो लीनियर लैटरल स्ट्रेन में हम बताए थे चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ होता है। इसमें लैटरल स्ट्रेन में टेंसाइल फोर्स, सॉरी, कंप्रेसिव फोर्स लगता है लैटरल स्ट्रेन में, या तो फिर ट्रांसवर्स लोड लगता है। ट्रांसवर्स लोड लगने के कारण क्या होता है इसमें, इस लैटरल स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ में डिक्रीज होता है, और चेंज इन विड्थ और चेंज इन थिकनेस, थिकनेस और विड्थ में क्या होता है, इंक्रीज होता है। लैटरल में देखिए, ध्यान दीजिए, चेंज इन विड्थ है टू द ओरिजिनल विड्थ है इक्वल टू चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस है ना। लेकिन यही क्या होता था, लीनियर स्ट्रेन में टेंसाइल फोर्स लगने के कारण क्या होता था, इसमें लेंथ में इंक्रीज होता था, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज होता था, और विड्थ और थिकनेस में क्या होता था, डिक्रीज होता था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला इसका निकल के आता है, लैटरल स्ट्रेन का होता है चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ या चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बताने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ है ना, ओरिजिनल विड्थ यहाँ से डिवाइडेड बाय, अभी इसको खाली ले रहे हैं, यहाँ इसका ये ले रहा है और इसका ये ले रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन विड्थ टू द, चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ इक्वल बटर चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल विड्थ। यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज इन विड्थ टू द ओरिजिनल विड्थ इनटू लेंथ बटा चेंज इन लेंथ हो जाता है। ये हमको क्या चीज़ का केस में आ गया, तो पॉइजन रेशियो के केस में आ गया। ये आगे चल के पढ़ने के लिए आता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको चेंज इन बी इनटू ए बी इनटू चेंज इन लेंथ डिफरेंस। ठीक है, ये आगे पढ़ने के लिए आए, थोड़ा सा बेसिक हम बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो पॉइजन रेशियो जो पढ़ना है उसी पे यहाँ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन के बारे में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो थिकनेस वाला है, देखिए ध्यान दीजिए, जो थिकनेस का केस है ना, थिकनेस का केस भी इसी प्रकार से होना है, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस इनटू, ये ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा, एल बाय डेल्टा एल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टी इंटू एल डिवाइडेड बाय टी इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला निकालते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमको इसमें ये निकालना चाहते थे कि यहाँ से ये होता है और इसमें ये होता है। ये आगे चल के आप लोग को पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में यही पढ़ना आप लोगों का। आ रहा समझ में? सभी स्टूडेंट रिप्लाई दीजिएगा, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। हेलो, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया कीजिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए पॉइजन रेशियो को क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है, एम म्यू। देखिए ध्यान दीजिए, ये म्यू है, म्यू और 1/m से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पॉइजन रेशियो को क्या चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, क्या चीज़ से दिखाते हैं, इसका क्या होता है, तो म्यू और एम 1/m से इसको इंडिकेट किया जाता है। डिनोटेड क्या चीज़ से किया जाता है, तो एम म्यू से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको पॉइजन रेशियो को यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू और 1/m इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे और ध्यान दीजिए, यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है।
अच्छा, लीनियर स्ट्रेंथ का कोई यूनिट होता है? नहीं होता, नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, इसमें भी नो यूनिट होता है। ये क्या है? यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। पॉइजन रेशियो में क्या है? यूनिट लेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, लैटरल स्ट्रेंथ को क्या क्या चीज से इंडिकेट किया जाता था? इप्सिलॉन डी से किया जाता था, और क्या चीज से किया जाता था बताइए तो? सेकेंडरी स्ट्रेंथ बोलते थे इसको, इप्सिलॉन ए से बोला जाता था, डिवाइडेड बाय। और लीनियर स्ट्रेंथ को क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है? लीनियर स्ट्रेंथ इप्सिलॉन ए, और इप्सिलॉन प्राइमरी स्ट्रेंथ भी बोला जाता है इसको, इप्सिलॉन पी। ये ध्यान में रखिएगा, इप्सिलॉन डी और इप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन एल और इप्सिलॉन पी। ठीक है, क्या चीज के केस में? तो म्यू और 1/k, अर्थात पॉइजन रेशियो के केस में इतना इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, आराम से समझ में? ठीक है, क्लीन करते हैं इसको। वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिए, पॉइजन रेशियो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। देखिए, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो होता है, ये लिमिटिंग के केस में, लिमिटिंग के केस में क्या होता है? लिमिटिंग के केस में क्या होता है? पॉइजन रेशियो का जो मान होता है -1 से लेकर के 0.5 तक होता है। ठीक है, लिमिटिंग के केस में क्या होता है? -1 से लेकर के 0.5 होता है। लेकिन यही जो होता है इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में जो होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में होता है वो 0 से लेकर के 0.5 तक लिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, जो पॉइजन रेशियो होता है न्यू और 1/m बोला जाता है। इसको इंडिकेट जो किया जाता है न्यू और 1/m से इंडिकेट किया जाता है। जो लिमिटिंग के केस में होता है, जैसे मान के चलिए कि डीसी हो गया, ठीक है, कॉर्क हो गया, ये सब लिमिटिंग वैल्यू में आता है, लिमिटिंग मटेरियल में आता है। ठीक है, तो लिमिटिंग के केस में क्या आता है? -1 से लेकर के, ठीक है, 0.5 तक लिया जाता है वैल्यू। ठीक है, लेकिन यही इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में जो लिया जाता है वैल्यू पॉइजन रेशियो का, वो 0 से लेकर के 0.5 तक लिया जाता है। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं ना? लेकिन ध्यान दीजिए, हम लोग का जो पढ़ना है सो ऊपर वाला नहीं पढ़ना है, -1 से लेकर के 0.5 तक है, ये हम लोग का नहीं पढ़ना है। हम लोग का पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, कहाँ तक था? 0 से लेकर के 0.5 तक हम लोग का पढ़ना है। जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, यही वैल्यू हम लोग का पढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ना है 0 से लेकर के 0.5 तक ही पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, दिक्कत होगा बोलिएगा। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग का जो केस में होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल का जो केस होता है, इसमें जो पॉइजन रेशियो होता है सो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए 0 से लेकर के 0.5 तक, ठीक है,
तो 0 से लेकर के 0.5 तक इसको मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा इसका मान। चलिए देखिए, ठीक, ये भी हो गया। फिर उसके बाद देखिए पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होता है 1/m और म्यू इसको इंडिकेट है, जो इसका वैल्यू होता है तो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होता है कितना से कितना तक होता है, 0 से लेकर 0.5 तक होता है। 1 से इसमें क्या होता है, कम ही होता है, लेस देन 1 हो जाएगा, होगा ना। चलिए ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं। रुक जाए, लिखते हैं आप लोग, हेलो, आप लोग का तो नोट्स में प्रोवाइड, बताइएगा आप लोग के नोट्स में प्रोवाइड है ना। हाँ तो वहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे जो फिर दिक्कत होगा वहाँ पे वीडियो भेज दिया जाएगा, इसका वीडियो बनता है, वीडियो भेज दिया जाएगा। आप लोग अटेंडेंस फुल ही बनाइए। कल 3-4 लड़का था ना, 2-3-4 स्टूडेंट है जिसको 100% आज बना हुआ है, अटेंडेंस 100 में 100 आया हुआ है, ठीक है। एक राजीव रंजन है, उसका 100 में 100 है, मीरा कुमारी है, उसको 100 में 100 है, और 2-3 और लड़का लड़की है, उसका 100 में 100 है। तो आप लोग अटेंडेंस पे भी ध्यान दिया कीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। Organization of some material, देखिए ध्यान दीजिए, क्या पढ़ना है, पॉइजन रेशियो ऑफ सम मटेरियल, ठीक है। या फिर जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो गया, या तो फिर ये से भी हो सकता है, लिमिटिंग के केस में हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो पॉइजन रेशियो का मान होता है, ठीक है, म्यू का मान होता है, 1/m का मान होता है, वह कितना से कितना तक होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलिएगा, आवाज़ नहीं जाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा कैसे ही बोलेंगे, ठीक है। देखिए म्यू फॉर स्टील, स्टील का क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है स्टील का 1/m और म्यू ऑफ स्टील, ठीक है। तो स्टील का जो पॉइजन रेशियो होता है वो कितना से लेकर के कितना तक होता है, तो ध्यान दीजिए 0.2 से लेकर के कितना तक होता है, 0.33 तक होता है, ठीक है, 0.33 तक होता है। नहीं 33 तक ही होता है, 39 कहाँ लिखा हुआ, 33 होगा लिखा हुआ, ठीक है। इसका जो रेंज होता है पॉइजन रेशियो स्टील का जो रेंज होता है वो 0.25 से लेकर के 0.33 तक होता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल मान होता है वो 0.286 तक ही होता है, 0.286 इसका एक्चुअल मान होता है, किसका, तो पॉइजन रेशियो स्टील का, स्टील का मान कितना से कितना तक होता है, वैरी करता है, तो 0.25 से लेकर के 0.33 तक, ठीक है। 0.25 से लेकर 0.33 तक इसका मान जो होता है वो वैरी करता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल मान होता है पॉइजन रेशियो स्टील का वो कितना होता है, 0.286 होता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए,
बताइएगा कॉल का पॉइजन रेशियो कितना होता है? 0 होता है, तो कॉल का हो जाएगा 0 हो जाएगा पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसके बाद बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट का जो पॉइजन रेशियो होता है ये सब बिठा देते हैं। देखिए जो कैंडिडेट का होता है पॉइजन रेशियो कितना होता है बताइएगा। देखिए वैरी करता है 0.10 से लेकर के 0.20 तक। ठीक है, ये क्या करता है? वैरी करता है। म्यू या 1/m पॉइजन रेशियो होता है ऑफ कैंडिडेट का। ठीक है, कैंडिडेट का जो पॉइजन रेशियो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0.10 से लेकर के 0.20 तक होता है। ठीक है, जो इसका एक्चुअल होता है 0.15 होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लीन करते हैं इसको। और देख लीजिए जो टीसीयू होता है, ठीक है, टीसीयू का कितना होता है पॉइजन रेशियो? जिसको तक -1 होता है। ठीक है, टीसीयू का पॉइजन रेशियो कितना होता है? -1 होता है। अभी कैसा मटेरियल में आ जाएगा? लिमिटेशन में आ जाएगा। लिमिटेशन वैल्यू इसका हो जाएगा कितना? -1 हो जाएगा। पॉइजन रेशियो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। किसका? टीसीयू का। ठीक है, अच्छा एक और है। ऐसे बहुत मटेरियल है लेकिन जो पढ़ना ज़्यादा हम लोग का सिलेबस के अनुसार यही है। ठीक है, हाँ, टीसीयू उत्तक होता ना, उत्तक जानते हैं क्या? हाँ, तो वही ना कह रहा है। ये हम लोग का जो कंक्रीट जो हम लोग का इंजीनियरिंग मटेरियल होता है ना, उसमें कितना से कितना तक होता है बताएं? 0 से लेकर 0.5 तक है। लेकिन जो इसमें नॉलेज के लिए बता दिया जा रहा है कि जो टीसीयू का जो पॉइजन रेशियो होता है कितना होता है? -1 होता है। रबड़ हो गया, देखिए म्यू फॉर रबड़, म्यू रबड़। ठीक है, रबड़ का कितना हो जाएगा? 0.5 होता है। 0.5 होता है। म्यू फॉर रबड़, रबड़ का कितना हो जाएगा पॉइजन रेशियो? 0.5 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है सबसे ज़्यादा इसी का होता है, रबड़ है ना। म्यू फॉर रबड़ होता है। रबड़ का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है पॉइजन रेशियो में कितना? 0.5 होता है। सबसे ज़्यादा पॉइजन रेशियो का जो मान होता है रबड़ का ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। क्या? कॉस्ट आयरन जो निकालना पड़ता है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं है आगे, उसका एक फॉर्मूला से निकलता है। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। पॉइजन रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो पॉइजन रेशियो होता है ना 1/m और म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? जो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसका होता है? मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। जो अभी जितना बता रहा है ना पॉइजन रेशियो ऑफ सम मटेरियल के केस में, ये सब जो भी बता रहा है ये तो ऑब्जेक्टिव के केस में आ सकता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
फिर इसके बाद होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हाईएस्ट और मोर फॉर माइल्ड स्टील एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। अदर मटेरियल के कंपेयर में क्या होता है, माइल्ड स्टील का होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बताए होंगे, देखिए माइल्ड स्टील ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, माइल्ड स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो कितना होता है, 200 गीगा पास्कल से लेकर के 220 गीगा पास्कल तक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। इसमें देखिए जो हम लोग का एच लिया था ना, 200 भी ले सकते हैं, 220 भी ले सकते हैं, लेकिन जो होता है वो 210 गीगा पास्कल होता है। कितना होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ किसका, माइल्ड स्टील का। स्टील का कितना होता है, 210 गीगा पास्कल होता है। आप लोग पढ़िएगा ना, जब न्यूमेरिकल पढ़िएगा तो उसमें मान सबका आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा खास करके जो आएगा ना, मान लीजिए कि स्टील का दिया हुआ नहीं रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई होता है, ई एस का मान जो होता है वो नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग कितना तक वैरी करवाइए, तो 200 से लेकर के 220 तक वैरी करवाइएगा, जो कि एक्चुअल मान होता है 210 गीगा पास्कल होता है। ठीक है, अरे समझ में। देखिए इसके बाद क्या करना है, दिखाई दे रहा है सभी को। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील क्या होता है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसको पढ़ना है, ध्यान देने कैसे होता है। ये हो गया सर वाई एक्सिस डायरेक्शन हो गया, ये हो गया वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो गया। इसको क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रेस बोला जाता है, स्ट्रेस, इसको स्ट्रेन। नीचे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ है, यहाँ इस साइड हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए आप, इसको 0 ले लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट दे देते हैं, बी पॉइंट दे देते हैं, सी पॉइंट यहाँ दे देते हैं। ठीक है, डी पॉइंट यहाँ दे देते हैं, यहाँ सी डैश पॉइंट दे देते हैं, यहाँ ई पॉइंट दे देते हैं, और यहाँ पे एक दे दिया जाता है। ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। इसमें ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसे ए पॉइंट होता है ना, ए पॉइंट को क्या बोला जाता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए।
टी आई वाई प्रोपोर्शनलिटी। बी को क्या बोला जाता है? क्या बी को क्या बोला जाता है? इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। ठीक है, इस सी को क्या बोला जाता है? प्लास्टिक बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। अच्छा, डी को हो गया डी, ई और ए को इनवर्स बोल सकते हैं। ये तो देखिए ध्यान रखिए, ये डी है ना, समझ में आ रहा है क्या? डी होता है इसको स्टेन, अच्छा एफ होता है उसको फेल्योर बोला जाता है। ठीक है, ई को क्या बोला जाता है? ई है उसको अल्टीमेट पॉइंट, जो ई है ना सबसे ऊपर में है उसका अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है, अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है। एफ होता है उसको फेल्योर पॉइंट बोला जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट बोला जाता है। और लेकिन यार इसमें क्या क्या होता है? अच्छा इसको हो गया, इसको हो गया, इसको बोल सकते हैं सी, सी है ना, सी, सी को जो नीचे में है उसको लोअर एंड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, लोअर एंड पॉइंट जो ऊपर में है ना सी डैश, उसको अपर एंड पॉइंट बोल सकते हैं। सी को क्या बोलते हैं? अपर एंड पॉइंट। ठीक है, इसका क्या बोल सकते हैं? अपर एंड पॉइंट बोलते हैं। जो ये है ना प्लास्टिक लिमिट जो बोला गया है, इसको लोअर एंड पॉइंट बोल सकते हैं, लोअर एंड पॉइंट बोला जाता है इसको। ठीक है, आ रहा समझ में? देखिए ये वाला है ना, जो ये है, देखिए ध्यान दीजिए, इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ मल्ट स्टील बोला गया है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक जो एक पॉइंट बनता है, जैसे मल्ट स्टील में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से फोर्स लगाए, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन होता है, बी पॉइंट पे जाता है, इलास्टिक लिमिट होता है। हाँ बोलिए। सभी अपना अपना माइक बंद कर दीजिएगा, आवाज़ नहीं जा रहा है मेरा? क्या हो रहा, दिक्कत हो रहा है? नहीं, अच्छा एक मिनट एक मिनट, सभी अपना अपना माइक बंद कर लीजिएगा। मेरी बातों को ध्यान दे करके अपनी अपनी माइक सब बंद कर लीजिएगा, माइक को अपना बंद कर लीजिएगा सभी। यहाँ से आवाज़ क्लियर नहीं जा पाएगा, माइक ओपन रहेगा तो। ठीक है, इसलिए माइक बंद कर लीजिएगा, सब अपना अपना ऑफ कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या होती है, इधर पे स्ट्रेस हो गया, ऊपर डायरेक्शन में वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, वो स्ट्रेस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, उसको स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, आ रही है समझ में? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जब यहाँ से फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने के बाद क्या होता है, ये स्ट्रेट पॉइंट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जाती है। कहाँ तक ये जा रही है? ये पॉइंट को क्या बोला जाता है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है। फिर इसका थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन होने के बाद बी पॉइंट आता है, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है आप लोग को पता है? बता दिया गया है इलास्टिक लिमिट
में क्या आता है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई इलास्टिक बॉडी में फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा कर छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो नहीं अपनी ही लिमिट में अपनी सेफ एंड साइड में चला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। ठीक है, तो बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, और सी पॉइंट को क्या बोला जाता है, सी पॉइंट में क्या आता है, जैसे मान लीजिए सी पॉइंट को प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। प्लास्टिक लिमिट में क्या आता है, जैसे फोर्स लगाए, लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो क्या होता है, अपना जो लेंथ होता है, लेंथ का साइज एंड शेप होता है, वो इंक्रीज होकर के दूसरे शेप एंड साइज में चला जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट, मतलब पुनः अपनी शेप एंड साइज में नहीं आता है। तो वैसे बॉडी को प्लास्टिक लिमिट, वैसे लिमिट को, वैसे बॉडी में जो लिमिट लगता है उसको प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। तो सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। इसको लोअर पॉइंट में है, देखिए ध्यान दीजिए, लोअर पॉइंट है इसी है। ठीक है, तो सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट, या तो फिर लोअर एंड पॉइंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर सी डैश है ना, ऊपर में आया सी डैश, सी डैश को क्या बोलते हैं, अपर एंड पॉइंट बोला जाता है। देखिए सी से क्या थोड़ा सा ऊपर में है, एवं में है, तो ऊपर होने के कारण क्या हो गया, इसका अपर एंड पॉइंट बोला जाता है। जहाँ से पॉइंट क्या होता है, जैसे अपर एंड पॉइंट एंड पॉइंट बोलने का मतलब होगा कि जैसे प्लास्टिक बॉडी होता है, प्लास्टिक बॉडी को एक लिमिट के ज़्यादा खींच देने के बाद क्या होता है, फुल फोर्स लगा देने के बाद क्या आता है, वो अपनी शेप एंड साइज में नहीं जा पाता है। ठीक है, वो अपनी शेप एंड साइज को खो देता है, तो उसको क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोला जाता है। आ रही समझ में? इसका बाद देखिए डी पॉइंट है, डी पॉइंट को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन और डेनिंग पॉइंट बोला जाता है। जिससे कहने का मतलब हुआ कि डी पॉइंट तक आते आते बॉडी होता है सो पूरा दम हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता था, प्लास्टिक लिमिट में क्या होता था कि जब लिमिट से ज़्यादा हम मतलब खींच देते थे तो क्या होता था, अपने शेप एंड साइज को खो करके दूसरी शेप एंड साइज में चला जाता था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब डी पॉइंट आती है तो डी पॉइंट में क्या होता है, स्ट्रेन जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन में क्या होता था, लेंथ में इंक्रीज होना। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन, इसमें क्या होता है, हार्डनिंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। यहाँ तक इस पॉइंट तक आता है, डी पॉइंट तक आते आते क्या होता है, स्ट्रेन होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, हार्ड होने के कारण क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोला जाता है, ई पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद ई पॉइंट है, ई पॉइंट सबसे देखिए इस डायग्राम में सबसे एवं में क्या है, इल पॉइंट, ये है ई पॉइंट है ना। तो ई पॉइंट को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट, देखिए अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है। सबसे ऊपर में है, सबसे एवं में, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। ई पॉइंट तक समझ में, उसके बाद एक पॉइंट में देखिए क्या आता है। एक पॉइंट को बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट और फेल्यूर पॉइंट। मतलब कि कोई बॉडी होता है, जैसे मान के चलिए कि बॉडी को हम फोर्स लगा करके टांग रहे हैं, खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, तो टेंसाइल फोर्स देने के कारण क्या होता है, इस बॉडी में इतना पॉइंट तक, जैसे मान के चलिए कि एक फोर्स लिमिट होता है, लिमिट से ज़्यादा मतलब कि कोई बॉडी है, बॉडी में हम फोर्स लगा रहे हैं से लगा रहे हैं, लगा रहे हैं से लगा रहे हैं, लगाने के बाद क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बॉडी ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, है ना, या फेल कर जाएगा। तो ऐसा पॉइंट को क्या बोला जाता है, ब्रेकिंग पॉइंट और फेलियर पॉइंट बोला जाता है। आ रही समझ में? डायग्राम में कहीं पे दिक्कत होगा वहां पे बोलिएगा, ठीक है। देखिए क्या, कहाँ पे इन फॉर्मूले ला जा रहा है, सी से डी, ये पॉइंट थोड़ा कस को बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही, हेडफोन नहीं ना लगाया क्या है? सी से, ध्यान दीजिए, जैसे ये वाला जो है स्ट्रेट क्यों जा रहा है, ये ना पूछ रहे हैं। हाँ तो देखिए ध्यान दीजिए, क्या होता है, जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है। सी पॉइंट को प्लास्टिक लिमिट या तो फिर लोअर एंड पॉइंट बोला जाता है, एंड पॉइंट इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेरा स्ट्रेट, ये जो डायग्राम में दिखाया जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, सी पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है, और डी पॉइंट को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि जब देखिए बीच में जो कोई बॉडी होता है, जैसे बीच में मान के चलिए कि प्लास्टिक लिमिट
और हार्डनिंग पॉइंट है, उसके बीच में जो प्लास्टिक जो इसमें जो बॉडी होता है ना, बॉडी स्ट्रेट जाता है, सीधा जाता है, कहीं नहीं इंक्लाइंड होता है, कहीं डिक्लाइंड नहीं, कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना लाइन, वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि प्लास्टिक लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा ही चला गया है, प्लस में डी जो पॉइंट है स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट है, यहाँ जा करके डी पॉइंट पर जा करके हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने से पहले देखिएगा, क्या बताएं आपको, वैसा देखिएगा कि क्या होगा, मान के चलिए कि जहाँ मान के चलिए कि बॉडी है, ठीक है, बॉडी को क्या किए, इसका लिमिट से ज़्यादा टान दिए तो वो प्लास्टिक सेफ में चला गया। जैसे फोर्स में आप लोग को सॉइल पढ़ना है ना, लिमिट होगा पढ़ने के लिए, इलास्टिक लिमिट उससे, प्लास्टिक लिमिट उसमें पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या होता था, प्लास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है, सॉइल क्या होता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के कारण वो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट को खो करके प्लास्टिक लिमिट में चला जाता है, ठीक है। उसमें यदि होता था, उसमें वैल्यू था 0.75 के समथिंग आता था, उसमें थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, तो उससे ज़्यादा उसमें चला जाता था ना, तो प्लास्टिक के केस में चल जाता था। तो इसमें देखिए प्लास्टिक के केस में जा रही है, ठीक है, और इसमें क्या है, हार्डनिंग पॉइंट है, हार्डनिंग पॉइंट ऑफ प्लास्टिक के केस में क्या होता है, एक स्ट्रेट में जाता है, जैसे कोई में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेट में जाता है, स्ट्रेट में जाने के कारण क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट है। आ रही समझ में? क्या क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कैसे आया उसका हम बता देंगे आपको, ठीक है। डी पॉइंट समझ गए, ई पॉइंट समझ गए, और किसी और रिस्पॉन्स दीजिए, और स्टूडेंट को समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट समझ गया ना, कीजिए। एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर फोर्स लगाए, फोर्स और एक्स्ट्रा लगा दी तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक कर जाता है पॉइंट, तो ऐसे पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट बोला जाता है, फेलर पॉइंट बोला जाता है। ये पॉइंट में समझ में, अल्टीमेट पॉइंट सबसे एवं है, इसलिए अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है। सी पॉइंट को प्लास्टिक लिमिट बोला जाता है, डी पॉइंट को स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोला जाता है। सी डैश को देखिए, सी को लोअर एल पॉइंट एल पॉइंट बोला जाता है, जो कि सी है नीचे में है, और सी डैश है थोड़ा सा ऊपर में है, जो सी डैश है वो थोड़ा सा ऊपर में है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपर एल पॉइंट बोला जाता है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है? ठीक है, देखिए अब डी से लेकर के ई तक है ना, जैसे डी से लेकर के ई तक है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट ही बोला जाता है। इस पॉइंट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है वो स्ट्रेट हार्डनिंग पॉइंट ही बोला जाता है, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये डायग्राम इसका इस प्रकार से ही बनता है। क्या ये स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट वहाँ पे है, लेकिन इसका स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट का एक ये है, डी से लेकर ये तक एक पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट बोला जाता है। पार्ट है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो अलग, मान के चलिए कि यहाँ से डी से लेकर के ई तक ये अलग है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ए है, लाइन जो ए गया है, कर्व जो बना है, उस कर्व को क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग पार्ट बोला जाता है। और ई से लेकर के एफ तक होता है ना, जो ई से लेकर के एफ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो डायग्राम है, उस डायग्राम को क्या बोला जाता है, नेकिंग फॉर्मेशन बोला जाता है, नेम दिया गया है। ये समझ में आया इतना? चलिए ठीक है। अच्छा, ये सी से लेकर के डी पॉइंट तक किनको समझ में नहीं आ रहा था, नाम बताइएगा अपना। राजीव, अच्छा है कुमार। देखिए ध्यान दीजिएगा, सी से लेकर के डी तक क्यों ये स्ट्रेट होता है, इस डायग्राम है ना, डायग्राम इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे कि इस पे होता है कि ये लोड के अनुसार होता है, लोड फोर्स के अनुसार इसमें डायग्राम आता है, स्ट्रेट स्ट्रेन डायग्राम बोर्ड। माइल्ड स्ट्रेन का मतलब जैसे रेड हो गया, तो रेड में क्या करते हैं, यहाँ से फोर्स लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाते हैं वो इलास्टिक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक होता है, जो कि इलास्टिक से कम होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, ये जो डायग्राम है ना, थोड़ा इसमें इंक्लाइन हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ क्या करके यहाँ पे बन जाता है, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा कर्व टाइप का होता है, पता नहीं चल पाता है। तो क्या होता है, यहाँ से ए से लेकर के बी पॉइंट तक हुआ, तो बी पॉइंट को क्या बोल देते हैं, इलास्टिक लिमिट होता है। एक लिमिट तक होता है, जो कि जैसे कि लिमिट तक हो गया, टेंसाइल फोर्स दिए, तो टेंसाइल फोर्स पिंच होने के बाद क्या होता है कि वो क्या होता है, अपना ही शेप एंड साइज में आ जाता है, पुनः रिगेन कर जाता है, अपना शेप एंड साइज में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। ठीक है, सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक लिमिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें फोर्स जो लगाते हैं, माइल्ड स्टील में जो फोर्स लगाया जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा लगा देने के बाद क्या होता है, जो माइल्ड स्टील है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज ही रहता है, लेकिन अपनी सेकंड साइज में नहीं जाता है। आ रही समझ में? उसके बाद देखिए सी से लेकर के डी तक जो माइल्ड स्टील में फोर्स लगता है, तो ये स्ट्रेट ही जाता है, सीधा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो डायग्राम में दिखाया गया सी से डी तक वही स्ट्रेट में ही, मतलब कि स्ट्रेट में डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंक्रीज करता है तो वहीं तक रहता है, इसलिए इसको सी से डी तक जो होता है वो स्ट्रेट होता है। आया समझ में? हेलो। हाँ, मतलब कहने का मतलब हुआ ना कि सी से डी तक क्यों स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा सीधी इसमें एकदम मानने वाली बात है कि सी से डी तक जाता है, डी पार्ट को हार्ड एनिंग पॉइंट बोलते हैं, सबसे हार्ड होता है, तो हार्ड होता है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करता है ना, जो इंक्रीज करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करता है तो स्ट्रेट में ही, स्ट्रेट में ही इंक्रीज करता है, स्ट्रेट मतलब सीधा में ही इंक्रीज करता है, जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक जो डायग्राम में दिखाया गया है ना, वो स्ट्रेट दिखाया गया है। आई समझ में? कहाँ पे? हाँ देखिए ना, ध्यान दीजिए ना, जैसे कि ध्यान दीजिए, स्ट्रेस जीरो नहीं होता है, जैसे हाँ देखो, मान लीजिए स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। क्या? हेलो। हेलो। किसको समझ में नहीं आ रहा है? रिस्पॉन्स दीजिए। किन्हीं का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? कि कि पेज पे ही बताएं? बोर्ड पे दिखा दे रहा है? चलिए ठीक है, तो नहीं, जैसे बोलिएगा वैसे ही पढ़ा देंगे, ठीक है, इसमें पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड पे कहिएगा बोर्ड पे पढ़ा देंगे, कॉपी पे कहिएगा पेज पे, तो पेज पे ही पढ़ा देंगे, लेकिन पेज से अच्छा होता है बोर्ड पे बताने में। चलिए ठीक है, तो आ रही नहीं समझ में? यहाँ तक आया समझ में? जहाँ पे नहीं आएगा वो पर्सनल पूछ लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा ना वो पर्सनल पूछ लीजिएगा, ठीक है। जिनको समझ डिग्री, देखिए ना, जैसे मान चलिए होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो यहाँ सुनिए ना, जिसको समझ में नहीं आएगा ना वो हमको पर्सनल पूछ लीजिएगा, उसको अच्छे से बता देंगे। यहाँ से यहाँ से देखिए सी से लेकर डी तक जो है वो ये क्या था, ये इसमें क्या था, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है, इसमें क्या था, इंक्रीज होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन में क्या था, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेन जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिए मेरी बातों को, कि स्ट्रेन जो है जो हार्ड हो जाता है, हार्ड होने के कारण इसमें थोड़ा इंक्रीज होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा इंक्रीज होता है। इस डायग्राम में दिखाया गया कि इतना यहाँ से लेकर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक इतना बड़ा इंक्रीज है, लेकिन वहाँ जो इंक्रीज होता है वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, ना के बराबर होता है। आया समझ में? छोटा था इंक्रीज होता है, तो छोटा इंक्रीज होने के कारण इस प्रकार से दिखाया गया है, मतलब कि इसमें जो लेंथ में होता है, लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है।
जिसका स्ट्रेन में अथी इसमें लीनियर में क्या है, लीनियर स्ट्रेन पढ़ना था ना, कि लेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसी प्रकार से इसमें थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। जैसे कि स्ट्रेस होता है, इसमें कांस्टेंट होता है, स्ट्रेन में थोड़ा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर थोड़ा दिखाया गया है। ठीक है, जहाँ पर जिसको फोल्ड आएगा वो बोलिएगा हमको, पर्सनल पूछ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चीज़? टेढ़ा हो गया था? अब ठीक है? देखिए अब ठीक है ना? उल्टा दिखा दे रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है। हेलो। नहीं, पूरा नहीं दिखा दे रहा है, एक मिनट हो जाएगा वो। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हेलो, ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा बोलिए नहीं, स्टॉप रहिए। मेरे से काम है ना, इसे मेरे से बात कीजिए। जहाँ पे दिक्कत होगा मेरे से बात कीजिएगा। नहीं हो रहा है, देखिए तो। हुआ? नहीं हो रहा है? अब हुआ? नहीं हुआ? अब हो गया ना? अब चलिए ठीक है। देखिए, एक आध। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा ना? अपना माइक से बंद कर लीजिए। कल से व्यवस्था अच्छा हो जाएगा। आज से स्टार्टिंग कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे किस प्रकार से बोर्ड पे दिखाई देता है या नहीं देता है। चलिए देखिए, आ रहा ना? ठीक है, चलिए। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बताता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट मटेरियल के केस में इसमें बताने के लिए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, टॉपिक पढ़िए। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसमें मटेरियल बहुत से रहेगा, ध्यान दीजिए।
इसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस हो गया, और ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ तक हो गया, इसको y डायरेक्शन में हो गया, और जो ये होता है x डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, y के डायरेक्शन में हो गया, ये x के डायरेक्शन में हो गया। इसको पॉइंट को यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या होता है, जैसे सबसे यहाँ एवं में है ना, यहाँ पे यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं, यहाँ से इस प्रकार मान लेते हैं, यहाँ पे होता है तो एच वाई एच डी बार के लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इस प्रकार से लेते हैं, ये भी 415 के लिए होता है, ये भी 415, ठीक है। इसको भी एच वाई एच डी बार ही बोलते हैं, जो 415 है ना, इसको भी एच वाई एच डी बार ही बोला जाता है। इसके बाद भी आता है मान टेस्ट, इसको क्या बोला जाता है माइल मर्क्यूरी, ये भी 250 माइल स्टील, ठीक है। इसका ये डायग्राम को क्या बोला जाता है, इसको ये वाला है ना, जैसे देखिए इसको है, इसको यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं, एपी 415 है ना, इसको यील्ड पॉइंट सबसे एवं है, इसको यील्ड पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। यील्ड पॉइंट एपी 415 हो गया। चलिए एक और है कंक्रीट, कंक्रीट हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। ये डायग्राम जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो डायग्राम है, इस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम में इसमें डिफरेंट प्रकार के मटेरियल है, इसमें प्रोवाइड किया हुआ डायग्राम भी इसमें दिखाया हुआ है। डायग्राम के अनुसार इसमें बताया हुआ है किस प्रकार से किसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए एपी 500 है, जिसको एच वाई एच डी बार बोला जाता है, सबसे यील्ड में है, सबसे ऊपर में है, यील्ड पॉइंट पे क्या है एच वाई एच डी बार, ठीक है। एपी 500 होता है, जिसका एच वाई एच डी बार बोलते हैं, इसका स्ट्रेट होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये स्ट्रेट टाइप का है, यहाँ से आया, आने के बाद क्या होता है इस प्रकार से स्ट्रेट हो जाता है। एच वाई एच डी बार है, एपी 500, ठीक है। एपी 415 होता है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ये इंक्लाइन हो जाता है एपी 415, इसमें क्या होता है एपी 415 है, इसका भी क्या बोला जाता है एच वाई एच डी बार बोला जाता है। तो इस डायग्राम से हमको ये इससे मालूम चल रहा है कि इसमें जो जो मटेरियल है उस मटेरियल का किस प्रकार से डायग्राम बनता है, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोग के पास, समझ में आ रही है ना सभी, समझ में सभी को आ रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए एपी 415 है, जिसको एच वाई एच डी बार बोला जाता है, इसमें जो डायग्राम इसका बनता है इस तरह से इंक्लाइन कैप की तरह थोड़ा बनता है,
हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का बनता है। ठीक है, और इसमें स्ट्रेट बनता है AP 500। और देखिए AP 250 है जिसको माइल्ड स्टील बोला जाता है। माइल्ड स्टील में उस समय बताएं कि इसका इस प्रकार से यहाँ से आता है, मान के चलिए इस यहाँ से स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटिंग हुआ, लिमिटिंग के बाद इलास्टिक लिमिट हुआ, इसके बाद यहाँ तक आया, उसके बाद स्ट्रेट जा करके थोड़ा कैलकुलेटर इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? AP 250 जिसको माइल्ड स्टील बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है कंक्रीट। ये कंक्रीट का जो डायग्राम है इस प्रकार थोड़ा स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है उसको कंक्रीट बोला जाता है। कंक्रीट का जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्लास। ग्लास जो होता है वो 0 पॉइंट से यहाँ से लेकर के ये सीधे इंक्लाइंड स्ट्रेट जाता है, वो क्या होता है? ग्लास कहलाता है। आया समझ में? फिगर आ रही है आप लोग को? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में इस फिगर में नहीं हो रहा है? हेलो, कहीं पे दिक्कत नहीं ना हो रही है क्या? HOFP बार क्या है? हाई यील्ड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन बार जिसको बोलते हैं, हाई यील्ड, हाई यील्ड। ठीक है, क्या इसको बोला जाता है? हाई यील्ड स्ट्रेस्ड डिफॉर्मेशन बार बोला जाता है। ये देखिएगा, इस वजह से जो बार होता है, जो घर वगैरह बनता है ना, घर बनता है या तो फिर आप लोग पढ़े स्टील पढ़ना है आप लोग का, फास्ट में पढ़ना है, वो HY बार नहीं रहता है, जो कि जिसको हम लोग रेड बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो जो इसमें रेड होता है AP 250 होता है, वो रेड देखिएगा ना, रेड देखिएगा तो उसमें क्या होता है? रुखड़ापन टाइप का नहीं रहता, एकदम चिकना होता है। लेकिन ये जो ये सब रेड होता है AP 415, AP 500 होता है, वो HY बार होता है, जो कि घर में जो प्रोवाइड किया जाता है ना, जो घर बनता है, कॉलम बनता है, बीम बनता है, स्लैब बनता है, फुटिंग बनता है, उसमें जो RCC का जो मेंबर प्रोवाइड किया जाता है उसमें क्या होता है? HY बार ही इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, देखिए पढ़ना, आगे पढ़ना है परसेंटेज इलोंगेशन पढ़ना है। क्या ये हो गया ना? इसको क्लीन कर दें। हेलो, चलिए देखिए, एक परसेंटेज इलोंगेशन है, उसको पढ़ा देते हैं, उसको स्टॉप करते हैं क्लास को। या डिफॉर्मेशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, देखिए परसेंटेज इलोंगेशन में क्या होता है, जैसे कि इसमें बोलते थे ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस बोला जाता था। तो उसमें हम बताए थे आप लोग के, जैसे परसेंटेज इलोंगेशन में क्या होता है, जैसे चेंज इन लेंथ में क्या होता है, या तो फिर इसमें इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या? इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होता था, जैसे देखिए चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता था ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता था। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें क्या होता है? परसेंटेज इलोंगेशन कहला जाएगा। परसेंटेज इलोंगेशन में क्या होता था? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता था, इसमें क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या जाता है? ये परसेंटेज में हो जाता है। या तो फिर इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये इन्होंने इलोंगेशन। या तो फिर इसको परसेंटेज में बोलेंगे तो परसेंटेज इलोंगेशन बराबर क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन होता था, डिफॉर्मेशन। देखिए ध्यान दीजिए, चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ।
चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज इलोंगेशन। इसको क्या बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं या डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन को ही इलोंगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन क्या होता था? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ होता था, और इसको परसेंटेज में करने के लिए परसेंटेज इलोंगेशन बराबर होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इलोंगेशन हो जाएगा, परसेंटेज इलोंगेशन हो गया, ठीक है। या तो फिर इसको बोल सकते हैं, जैसे देखिए चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ हुआ ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अस्टेंड बोल सकते हैं। अस्टेंड इसको कह सकते हैं ना। हाँ तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको अस्टेंड बोल सकते हैं। तो परसेंटेज में, तो परसेंटेज अस्टेंड इसको बोल दें। अस्टेंड जो है परसेंटेज में है ना। इसको बोल सकते हैं कि परसेंटेज इलोंगेशन होता है, इसको क्या बोला जाता है? परसेंटेज अस्टेंड बोला जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, परसेंटेज elongation is also known as percentage strain, ठीक है। क्या इसको बोल देंगे? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। क्या होता है? परसेंटेज इलोंगेशन इज आल्सो नोन एज परसेंटेज स्ट्रेन, इसको बोल सकते हैं। तो परसेंटेज इलोंगेशन समझ में आया ना। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लेंथ एल इंटू 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज इलोंगेशन आएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। आया समझ में? जो लिखा हुआ वो आया ना समझ में? रिस्पॉन्स दीजिएगा, सभी को आया समझ में? चलिए ठीक, चलिए ठीक है। तो इसके बाद कल पढ़ते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के कारण जो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए जो एक्सियल लोड के कारण, ठीक है, बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है ना, वो कल आप लोग का स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक आप लोग का इन करते हैं क्लास, ठीक है। किन्हीं को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? रिस्पॉन्स दीजिएगा। हाँ तो किन्हीं को नहीं आएगा वो बोलिएगा, ठीक है। बोलिए क्या। हाँ कल संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। और सभी देखिए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप लोग परसेंटेज बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल कितना स्टूडेंट को नाम बताते हैं आपको।